पूरी दुनिया में अगर कहीं लोकतंत्र है तो सबसे बड़ा है भारत देश में, क्योंकि यहाँ की जनता अपने जनप्रतिनिधियों यानी नुमाइंदों को चुनती है और उन्हीं नुमाइंदों से यह आस लगाती है कि ये नुमाइंदे जनता की आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन जब जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे जनता की आवाज़ को उठाने की बजाय उनकी आवाज़ को दबाने का काम करने लगते हैं तो जनता आखिर जाए तो जाए किसके हाथ। यहाँ तक कि वह सफ़ेद पोश नेता कानून को भी अपने हाथ में लेने से परहेज नहीं करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत के गलियारों के उन सुरमाओं की जो बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं और आपके साथ मैं हूं नुष्पाल। 80 के दशक की बात है। संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त यह इलाहाबाद के नाम से जानी जाती थी और इलाहाबाद जो थी अपने पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था। लेकिन धर्म कर्म से अलग एक अलग ही खेल चल रहा था। वह खेल था अपराध का। यानी पवित्र नगरी इलाहाबाद में एक चांद बाबा नाम का कुख्यात बदमाश था और उसका खौफ कुछ इस कदर फैला था कि जैसे आपने एक मूवी देखी होगी शोले, उसमें कहा जाता था कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। यानी गब्बर का खौफ आसपास बहुत फैला हुआ था। कुछ ऐसा ही खौफ था संगम नगरी प्रयागराज में चांद बाबा का। चांद बाबा का डर इतना कि पुलिस भी चांद बाबा से पकड़ने और किसी तरह की कार्रवाई करने से गुरेज करती थी। लेकिन चांद बाबा का डर इसलिए था क्योंकि अभी तक पुलिस उसके ऊपर जो है हाथ डालने से घबराती थी। लेकिन चांद बाबा का डर के अलावा एक और ऐसा लड़का 16-17 साल का उस संगम नगरी प्रयागराज में तांगे पे बैठकर सपना देख रहा था कि आखिर चांद बाबा को कैसे हराया जाए। लड़का कोई और नहीं था, लड़का था बाहुबली विधायक अतीक अहमद। अतीक अहमद उस वक्त चांद बाबा से टक्कर लेने की सोचता था जब अतीक अहमद के पास फूटी कौड़ी भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अतीक अहमद तांगे पर बैठा हुआ सपना सजाए बैठा था कि आखिर चांद बाबा को हराएंगे। अतीक अहमद इलाहाबाद के चकिया क्षेत्र का था और साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में पैदा हुआ और अतीक अहमद अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था। अतीक अहमद के तांगे वाले जो पिताजी थे अतीक अहमद के, वह तांगा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। इसके अलावा अतीक अहमद के और भाई बहन हुए तो परिवार बढ़ा, जिम्मेदारी बढ़ी और गरीबी की दस्तक कुछ इस कदर थी कि खाने पीने को भी मोहताज हुआ करता था यह परिवार। जैसे तैसे अतीक के पिता ने तांगे से पैसे कमाकर बच्चों को पढ़ाने की सोची। लेकिन अतीक अहमद के अंदर एक अलग ही चल रहा था माजरा, वो था गुंडागर्दी का। और कितनी जल्दी कितना पैसा कमाया जाए यह अतीक अहमद सपने सोचा करता था, क्योंकि उसके जहन में चांद बाबा को हराने का सपना चल रहा था। धीरे धीरे अतीक अहमद वह सपने देखने लगा और अतीक अहमद जब हाई स्कूल में फेल होता है तो उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसका दूसरी तरफ कदम बढ़ा जो अपराध की दुनिया थी और गुंडागर्दी उसकी चालू हो गई। उस समय चांद बाबा को हराना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इलाहाबाद में क्योंकि चांद बाबा के नाम का ऐसा छत्र राज फैला था कि उसे हराना बेहद मुश्किल था। चांद बाबा के आतंक के आगे छोटे मोटे गुंडे मवाली बेहद परेशान थे। लेकिन जब अतीक अहमद का नाम सामने आया तो वही छोटे मोटे गुंडे अतीक अहमद का साथ देने लगे, क्योंकि चांद बाबा से निजात पाना चाहते थे। चकिया के तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद पैसे कमाने के लिए पूरे शहर भर में रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर एक हत्या का मामला का आरोप लगता है। लेकिन अतीक अहमद पर इस हत्या के मामले से कोई उसके हौसलों को पस्त नहीं कर पाते हैं, बल्कि वह अपराध की दुनिया में बढ़ता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम होने लगा और अतीक अहमद की गुंडागर्दी चरम पर होने लगी। धीरे धीरे करके साल 10 बीत गए। इन 10 सालों में अतीक अहमद का रुतबा कुछ इस कदर हावी हुआ कि चांद बाबा का रुतबा धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब तक अतीक के पाँव पर 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे, लेकिन अतीक के हौसले थे जो पस्त होने का नाम नहीं ले रहे थे। और अतीक के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर इस अपराध की दुनिया के अलावा एक और दुनिया है। वह दुनिया है सफ़ेद पोशों की, यानी नेता, यानी कि सत्ता की पावर को अपने पास लाना चाहता था। धीरे धीरे करके
पूरे गैंगस्टर के मामले दर्ज हुए और अतीक की तूती बोलने लगी, लेकिन अभी तक एक चाबी थी, वो सत्ता की, वो उससे दूर थी। साल 1989 तक अतीक का कद काफी बड़ा होने लगा था। अतीक के नाम से पुलिस भी खौफजदा हो गई थी और बड़े बड़े नेताओं के साथ अतीक का उठना बैठना भी चालू हो चुका था। इसके अलावा अब उसे समझ में आ गया था कि आखिर जो सत्ता है उसकी चाबी को अपने हाथ में लाना है, क्योंकि अपराध की दुनिया में वह अपना नाम खूब कर चुका था। साल 1989 में अतीक अहमद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से चुनाव लड़ा और सामने था चांद बाबा, जिसकी तूती एक समय बोला करती थी। जब ये चुनाव लड़ा गया तो अतीक अहमद इस चुनाव में जीत गया और चांद बाबा को हार का सामना करना पड़ा। सफेद कपड़ों में नजर आने वाला अतीक अहमद का कद और बढ़ चुका था। चांद बाबा के हौसले भी पस्त हो चुके थे और अपराध में जो साम्राज्य था वह भी खत्म हो चुका था। और जीत के कुछ समय बीतते हैं और चांद बाबा की सरेआम हत्या कर दी जाती है और अपराध की एक दुनिया यानी चांद बाबा का खात्मा हो जाता है और आरोप तय होते हैं अतीक अहमद पर लगते हैं। लेकिन इसके अलावा इस पे भी अतीक के हौसले जो है पस्त नहीं होते हैं और वह अपनी दुनिया में आगे बढ़ रहा था। अतीक अहमद पहले 3 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। साल 1996 में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को टिकट दी और समाजवादी पार्टी का विधायक बना। सफेद कपड़ों में अतीक की शान अलग थी। राजनीति में तो उसका खेल अब बहुत तेजी से चलने ही लगा था और दूसरी तरफ एक काला साम्राज्य था जिसमें हत्या, लूट, आगजनी, रंगदारी तमाम ऐसे मामले थे जो 80 से ज़्यादा मुकदमे उस पर लग चुके थे। लेकिन इस दौरान अतीक को इतने ज़्यादा पैसे आ चुके थे कि उसे महंगी गाड़ियां और विदेशी हथियारों का शौक था। अक्सर जब अतीक का काफिला निकला करता था तो अतीक के काफिले में महंगी महंगी गाड़ियां होती थी और काफिला निकलता था तो अपने आप में लगता था कि हाँ, कोई सूरमा जा रहा है। विधायक बना और इसके बावजूद विधायक बनने के साथ साथ इस पूरे माफिया में अरबों खरबों की संपत्ति अब तक अतीक के पाले में जा चुकी थी, क्योंकि एक तांगे वाले के परिवार से निकला हुआ वह बड़ा लड़का आज अपराध की दुनिया और सत्ता की चाबी को अपने हाथ में ले चुका था। तो अरबों खरबों की संपत्ति कमाना उसके लिए एक मामूली सी बात हो चुकी थी। लेकिन साल आता है 2004, जब अपना दल की टिकट पर फूलपुर से सांसद का टिकट मिलता है और अतीक अहमद फूलपुर से चुनाव लड़ता है। तांगे पर बैठकर सपने देखने वाले उस लड़के के सपने सब पूरे हो रहे थे। संसद जाने के लिए उसका रास्ता लगभग तय हो चुका था, क्योंकि बात होती है अगर अपराध की तो अपराध में जब भी किस दलदल में कोई फंसता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता है। साल 2004 में अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा फूलपुर से और उसे जीत हासिल हुई। जब अतीक सांसदी का चुनाव जीत गया तो 2004 में अतीक की जो पारंपरिक सीट थी इलाहाबाद की वह खाली हो गई। अतीक को अब समझने आ जाने लगा कि आखिर उसकी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। उस सीट से अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ को मैदान में उतारा और सामने थे बीएसपी के राजू पाल। अतीक अहमद का भाई अशरफ इस चुनाव में हार गया। यह बात अतीक को नागवार गुजरी, क्योंकि बीएसपी से विधायक राजू पाल जीत चुके थे। अतीक अहमद को यह बात इतनी ज़्यादा खल गई कि चुनाव जीतने के सिर्फ 10 दिन बाद ही अतीक अहमद के शूटरों ने राजू पाल के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया और 19 गोलियों से विधायक राजू पाल को मौत के घाट उतार दिया। राजनीति में चैलेंज करना अतीक को राजू पाल को भारी पड़ चुका था और इस पूरे मामले को लेकर अतीक और अतीक के भाई अशरफ पर राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने केस दर्ज कराया। लेकिन उस समय सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो अतीक अहमद पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार चुनाव में अतीक अहमद ने अपने भाई को जीत दिलवाने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन साल 2007 आता है और बदलाव होता है सत्ता का। 2007 में मायावती की सरकार आती है और अतीक के काले दिन शुरू हो जाते हैं। मायावती की सरकार में ही अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड अपराधी की श्रेणी में लाया गया और उसके काले कारनामों को उजागर करने का काम किया गया और यहाँ तक कि अतीक अहमद को भगोड़ा साबित कर दिया गया। लेकिन फिर भी बदला समय और साल आया 2014। सरकार बनी समाजवादी पार्टी की और अतीक की तूती फिर से बोलने लगी। इसके बाद
अतीक अहमद को जमानत मिल गई और 2014 में अतीक अहमद ने श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। साल 2017 आया, सरकार बनी यूपी के भाजपा की, मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद अतीक अहमद का साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अतीक अहमद को इसके बाद जेल भेज दिया गया, उत्तर प्रदेश के बाहर गुजरात के साबरमती में। अतीक अहमद साबरमती जेल से अपने कारनामे कर ही रहा था, लेकिन इस बीच एक हत्या होती है प्रयागराज में फिर से दिन दहाड़े। वह हत्या थी उमेश पाल की। उमेश पाल वह था जो राजू पाल हत्याकांड का एक गवाह था, और उसी की हत्या होना अतीक अहमद के लिए काल बन गई। इस हत्याकांड में अतीक का बेटा, अतीक के शूटर, यहाँ तक कि अतीक का पूरा परिवार तहस नहस हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार थी योगी आदित्यनाथ की, और बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने वाले बाबा जी ने अतीक को नस्ते नाबूद कर यानी मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो है विधानसभा में माफिया मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिला देने की बात योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री ने कही, और उसके बाद अतीक अहमद की परिवार को नस्ते नाबूद किया गया। यहाँ तक कि उसके बेटे को भी एनकाउंटर में मारा गया, और उसके सारे शार्प शूटरों की धीरे धीरे करके काली कमाई भी खत्म होती चली गई। और आज अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी एक जो है गोली कांड में मारा गया। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अभी भी फरार चल रही है, और जो बेटे हैं उसके जेल में हैं, और 2 नाबालिग बेटों को फिलहाल रिहा कर दिया गया है। तो ये थी अतीक अहमद की काली साम्राज्य यानी अपराध के दुनिया की कहानी। इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।